हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट करेंगे एक स्मॉल लेक्चर, एक शॉर्ट लेक्चर अपकमिंग नीट 2021 के लिए। टीचर एक माइलस्टोन, एक पत्थर की तरह होता है जो आपको राइट डायरेक्शन दिखा सकता है और उसने बहुत सारे बच्चों को राइट डायरेक्शन में जाके गोल अचीव करते हुए देखा होगा। तो इसी तरीके की एक टॉक आज रखेंगे कि हम आपको कैसे देखते हैं, क्योंकि हम स्टेशनरी होके जब आपको देखेंगे तो शायद आपको सही पोजीशन पर देखकर सही गाइड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा, अब क्योंकि नीट में बहुत कम समय रह गया है और बहुत लंबे समय से मैंने अपने बहुत सारे बच्चों से बात नहीं करी जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और जिनको नहीं भी पढ़ा रहा कहीं ना कहीं वो मेरे लेक्चर्स देख रहे थे, मैं उनसे उतनी बात नहीं कर पाया। तो एक जरिया है कि मैं उनको सही डायरेक्शन दूं कि आने वाले 2-3 मंथ में वो अपना मतलब सिलेक्शन के लिए एक बढ़िया ईमानदार एफर्ट कर सके। इस लेक्चर का बेटा मोटिव जो रहेगा वो आपको सही डायरेक्शन देना है। अगर मैं आपसे कहूं क्या इस लेक्चर को देख के सिलेक्शन होगा? नहीं। सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होगा। तो वो आपको देखना है कि कैसे करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ने तो लेक्चर ही बंद कर दिया होगा इसके बाद। तो चलो कोई बात नहीं, देखो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा कि हम एक रिवीजन स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि यार यहाँ से अब बचे हुए 2 महीने 3 महीने जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है उस पे हम कैसे मूव करें, कहाँ से क्या करें हम लोग। तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्शन देने से पहले खुद को ये सोचना है कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। मतलब मैं अगर आपसे कहूँ, अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपसे कहूँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ओरिजिनल सिचुएशन क्या है। मतलब आप अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पहचानो, एग्जैक्टली आप हो कहाँ पर। तो जब मैं ये बच्चों को एनालाइज करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करता हूं। तो मैं एक स्केल बनाता हूं जिन पे बच्चों को डिवाइड कर देता हूं और उनको उनकी रियल सिचुएशन दिखती है, वो एग्जैक्टली है कहां और उन्हें अभी कितनी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो चलिए एक ऐसे आर्बिट्री स्केल की बात कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने क्या किया, आपके लिए एक स्केल बना दिया और उस स्केल में देखो हमने क्या बोला है। हमने कहा यार देखो कुछ ग्रुप्स में हमने बच्चों को डिवाइड किया क्योंकि जब तक आप अपनी रियल सिचुएशन नहीं जानोगे तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कितनी मेहनत करनी है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला कि यार सबसे पहली सिचुएशन वो है जो बहुत अच्छी सिचुएशन की में कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि वो बच्चे काफी साउंड सिचुएशन में, चांसेस हैं कि उनका इस साल सिलेक्शन होगा। उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एग्जाम में 630 से 650 उनका एवरेज स्कोर रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं, आपको देखो हम लोग बार बार कहते हैं टेस्ट देना चाहिए, तो टेस्ट देने का मेन पर्पस क्या होता है कि हम आपको जज करते हैं। अब आप भी खुद को जज करते हैं। तो ये वो सिचुएशन के बच्चे हैं जिनका एवरेज स्कोर 630 650 या हो सकता है उससे ज्यादा रहा हो, इतना उनका स्कोर रहा है। मतलब एग्जाम देते रहे, उनका एवरेज स्कोर रहा है। उनका जो है लगभग हम कह रहे हैं कि जितना सिलेबस पढ़ाया गया है उतना सिलेबस भी कंप्लीट है। उन्हें किसी टॉपिक में डाउट नहीं है, मतलब किसी टॉपिक में उनको डाउट नहीं है। दूसरी चीज क्या थी, उन्होंने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है। बस एक अब अच्छी रिवीजन की नीड है, एक प्रॉपर रिवीजन की नीड है। ये वो सिचुएशन के बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये वो सिचुएशन में। तो आप देखते जाइए कि आप कौन सी स्केल में कहां पर है और मुझे जरूर बताना आप कहां पर है और कितना एफर्ट आपको करना है, अभी देख लेते हैं। सेकंड वो बच्चे हैं बेटा जिनको मैं कह रहा हूं बढ़िया सिचुएशन में, गुड सिचुएशन कह रहे हैं, है ना, वेरी गुड नहीं, चलो गुड कह रहे हैं। तो ये 580 से 630 मार्क्स वाले थे लगभग। इनका सिलेबस कंप्लीट है। इनका क्या है, सिलेबस तो कंप्लीट है, इन्होंने जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ा हुआ है। इनके किसी टॉपिक में एज सच डाउट नहीं है ना, डाउट भी नहीं है, इनको भी डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज है बेटा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ कंपैरेटिवली कम बनाए हैं। तो टॉपिक में मतलब किसी बड़े चैप्टर में डाउट नहीं, कहीं कहीं पर माइनर इनको थोड़े से डाउट हो सकते हैं, है ना। ये चीज, ये वो बच्चे हैं जो कहीं कहीं पर छोटे छोटे डाउट है। इन्हें पता है कि इस साल इनका सिलेक्शन हो सकता है या पूरे पूरे चांसेस हैं। इन दोनों ग्रुप के बच्चों को पता है कि हाँ इस साल शायद हम कर जाएंगे। ठीक है, मेन जो डर बना हुआ है वो उस सिचुएशन में है जिसे हम कहते हैं नॉट बैड। नॉट बैड वो है बेटा जो 530 से मान लो 580 जिनका एवरेज स्कोर रहा है। सिलेबस इनका भी कंप्लीट है पर इन्होंने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं बनाए थे। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इन्होंने बहुत
मतलब प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी, या उतने अच्छे से सारी चीजें मतलब पढ़ा हुआ है इन्होंने, आता भी है इन्हें, पर इन्हें अभी मतलब और प्रैक्टिस की नीड है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा सिलेबस कंप्लीट है। हाँ, इनके पास डाउट भी है, मतलब इनके पास कुछ टॉपिक्स में डाउट हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बेटा अभी प्रैक्टिस और की नीड थी, तो इनका वो स्कोर है 530 से 580 के आसपास का स्कोर है। अब मैं कह रहा हूं ये एवरेज वाले कौन से हैं? एवरेज स्कोर जिनका 450 से 500 रहा है, इनके साथ एक दिक्कत और भी है बेटा, इनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। इनका अगर मैं आपसे कहूं 10 से लेकर 15 या उससे ज्यादा चैप्टर का बैकलॉग है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं ये एवरेज सिचुएशन में है, अभी कुछ चैप्टर का बैकलॉग भी है इनका, क्लियर, बैकलॉग भी है। और बैकलॉग इन द सेंस कि अभी इन्होंने क्वेश्चंस नहीं बनाए, थ्योरी पढ़ ली है लेकिन उनके क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, तो उसे मैं मान रहा हूं बैकलॉग में। और एक थोड़ा सा जो डिफिकल्ट सिचुएशन में है, उनके बेटा अभी बैकलॉग भी है, वो लेट ज्वाइन किया था इस वजह से बैकलॉग है, या उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम है, मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट अभी उन्हें दोबारा पढ़ने हैं पूरे पूरे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं उनका जो बैकलॉग है अराउंड 25% या उससे ज्यादा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर में अगर देखो 100 प्लस है आपके पास, तो उसमें से अराउंड 25% के आसपास इनका बैकलॉग है, जो इस वक्त रियल डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जिसे मैं कह रहा हूं। अब आप मेरे से पूछेंगे कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये सारी कैटेगरीज हैं आपके सामने। और अगर मैं रियल बोलूं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी अगर प्रॉपर है तो इनमें से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस डिक्रीज करते हैं आप जैसे जैसे नीचे आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, चांसेस हैं, और 100% मतलब ऐसा पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए 2-3 बातें बताता हूँ। पेपर बायो का इजी आता है, तो जो रियल नॉलेज टेस्ट नहीं करता, आपका कितना प्रॉपरली पढ़ लिया है वो टेस्ट करने वाला है। फिजिक्स भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही है, केमिस्ट्री भी आपकी एनसीईआरटी, तो सिलेबस को कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया है, इसलिए हर एक बच्चा नीचे से ऊपर स्केल पर चढ़ सकता है। क्लियर है? अब जरा आ जाते हैं कि क्या हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब ये तो इनमें से आप कहीं ना कहीं किसी स्केल पर होगे और आपको ही पता होगा किधर हो आप, मतलब डिफिकल्ट है ना, आप कौन से सिचुएशन में हो, एवरेज में हो, आप गुड में हो, वेरी गुड में हो, आप देख सकते हो, नॉट बैड, कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे स्टार्ट करना है, इस रिवीजन को स्टार्ट कैसे करें, मतलब क्या पढ़ना है, कब से, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें घूमती रहती हैं। लेकिन आप चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं, आप कैसे भी स्टार्ट करो, पर आपको 2-3 प्रॉमिस अपने साथ, मेरे साथ करने पड़ेंगे। और वो प्रॉमिस क्या है? सबसे पहले बेटा, अभी तक आप क्या करते थे, थोड़ा रैंडम पढ़ते थे बहुत सारे लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना। स्ट्रिक्ट शेड्यूल का मतलब होता है कि आपको जो शेड्यूल जो है वो डेली वाइज बनाना, डेली शेड्यूल बनाना है कि आज मैंने ये 2 चैप्टर करने हैं, इस तरीके का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल आपने लंबे मंथ तक के लिए या इवन वीकली बना लो, पर डेली जो शेड्यूल बनाओ उसे कंप्लीट करना है। इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि आपको अब शेड्यूल एडेयरेंस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको शेड्यूल के साथ जुड़ना पड़ेगा। और बेटा अभी भी अगर नहीं पढ़ रहे थे तो 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे से कहते हो कि यार मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हूं, इतने घंटा पढ़ने के बाद भी, तो भाई आपको मेहनत की और जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड आपका 11th-12th का था वो जरूरत से ज्यादा खराब था, इसलिए आप इतना पढ़ के भी उस सिचुएशन में हो। तो उसके लिए रास्ते ये हैं बेटा, आपको टाइम देना पड़ेगा, और ठीक है, ये क्लियर बोल रहा हूं मैं। अब यहां से मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूं, मतलब एज अ टीचर अगर आप मेरे से पूछते हैं, एक बच्चा आता है जिसके मार्क्स 650 हैं या 600 हैं या 580 है, वो मेरे से पूछता है सर अब क्या करना है, 3 महीने बचे हुए, आप बताओ, ठीक है, क्लियर। तो मैं ये कहता हूं भाई देखो, रिवीजन की एक स्ट्रेटेजी है। एक तरीका ये है कि आप अपना सेल्फ प्लान करके करो, या आप किसी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ो, या किसी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो टारगेट बेस्ड स्टडी होती है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, उसमें भी हम क्या करते हैं, 3 फेज की रिवीजन प्लान करते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, मिनिमम 3 फेज की रिवीजन प्लान करते हैं। जैसे कि मान लो अभी 3 महीने बच रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि फेज 1 में मेरे पास लगभग 1.5 मंथ में आपने पूरा पढ़ना है दोबारा से सारा। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है
कि अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो उतना ही टाइम लगेगा, नहीं, कम टाइम लगेगा। दूसरी बात क्या होगा, ये जो फेज 1 की रिवीजन है ये बहुत सारी प्रॉपर होनी चाहिए, ये प्रॉपर होनी चाहिए फेज 1 की। अब यहां पर बेटा एक कैच ये है कि जो नीचे से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सिचुएशन के बच्चे थे उनको सबसे ज्यादा तकलीफ फेज 1 में होगी। मतलब फेज 1 में तकलीफ कैसे होने वाली है कि जब वो रिवाइज करेंगे चैप्टर उन्हें समय ज्यादा लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने वहां कम समय दिया था। तो उन्हें क्या करना है, ये फेज 1 की रिवीजन में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। और आपने जब फेज 1 की रिवीजन करनी है तो आपने क्या करना है, मान लो मैं बायो की बात करता हूं, तो आपने नोट्स को याद करना है कम से कम 2 बार। उसके साथ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, जितनी बार पढ़ सको, 2 बार 3 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ो। अपने वो डीपीपीज असाइनमेंट फिर से लगाओ, आपने कहीं से डीपीपी असाइनमेंट थे उनको फिर से लगाना है। आपने वो पेपर सॉल्व करने हैं, आपने वो पेपर जो दिए थे आपने कभी, उनको दोबारा सॉल्व करके देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट मटेरियल, जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज है अगर वो स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ सपोर्ट मटेरियल दे रहे हैं कि भाई ये भी प्रैक्टिस करो, उसे बनाना है। पर ये जो रिवीजन होगी फेज 1 की वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पढ़ने पर टाइम लगेगा इसमें, पर ये रिवीजन इतनी स्ट्रांग होगी जो रियल सिलेक्शन कराएगी। क्योंकि आपने एक बार जब पढ़ा था, आप लगभग भूले हैं, अब ये वाला आपको दिमाग में बिठाएगा। तो फेज 1 की रिवीजन सबसे ज्यादा समय लेगी, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में आपके अंदर दोबारा घुसाएगी, आपके अंदर इनकलकेट कर देगी, आपके अंदर एकदम से एम्बेडेड कर देगी। ये बात समझ लो ध्यान से। तो फेज 1 में कोई मक्कारी नहीं, प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज करो। टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत सारों के हो सकता है टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो, पर अपना टाइम बढ़ाओ, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो, टाइम वेस्टेज मत करो। इस तरीके से आप ये प्रॉपरली कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फेज 1 सक्सेसफुल कर पाए तभी आप आगे के फेजेस में कुछ कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। अब जो फेज 2 की देखो, इसमें आपने सब कुछ पढ़ना है। आपने क्या करना है, देखो अगर मैं आपसे कहूं बायो में एवरेज कितने क्वेश्चन लगाने हैं, लगभग 200 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के लगाने ही है। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सब कुछ सॉल्व करना है फेज 1 में। तो ये रिवीजन टाइम ज्यादा लेगी, लेकिन इसको आपने प्रॉपरली करना है। अब जो फेज 2 की रिवीजन है, मान लो मैं बायो की बात करता हूं, तो बायो जब एक बार हमें याद हो जाती है तो हम उसको कैसे रिवाइज करते हैं, हम थ्योरी रिवाइज करते हैं। बार बार हम उसकी एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब थ्योरी रिवाइज करेंगे बार बार, है ना, थ्योरी रिवाइज करेंगे। हम कोई प्रैक्टिस पेपर टाइप से कर सकते हैं। मान लो हम अब बुक के क्वेश्चंस ना बना के हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर टाइप का, मान लो कोई पेपर मिल गया आपको उस टॉपिक का करने को, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 में आपने खास चीज ध्यान रखनी है। आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की बजाय, जैसे आप दोबारा से डीपीपी सॉल्व मत करो। फेज 2 की जो रिवीजन होती है वो थ्योरी को एकदम आपके दिमाग में बिठाती है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप एक शिफ्ट देखते हो कि आपके दिमाग में थ्योरी जो एनसीईआरटी की है और आपके नोट्स की वो बैठने लगेगी। और ये फेज कब आएगा बेटा, जब आप फेज 1 प्रॉपरली कर लोगे तो फेज 2 में थोड़ा टेस्ट सीरीज भी फास्ट मूव करती है, ऐसा होता है। तो उसमें भी आपको ये बार बार ये टारगेट कंप्लीट करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो 4 दिन बाद कंप्लीट 11th का सिलेबस है, तो आप 4 दिन को 11th के चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करो और सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर से जितनी बार सिलेबस घूमे उतनी बार रिवाइज करना है पूरा पूरा सिलेबस, तब आप बेटा मतलब प्रॉपरली नीट में सिलेक्ट हो पाओगे। क्योंकि नीट में सिलेक्शन के लिए आपकी पैसिव मेमोरी में चीजें जानी चाहिए, ये चीज समझो। तो फेज 2 ऐसा रहेगा, आपका बहुत फोकस थ्योरी पे रहेगा, थ्योरी बार बार रिवाइज हो रही है, घूमती जा रही है, और आप कहीं ना कहीं पेपर्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू या किसी और तरीके से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। मतलब आप अब प्रॉपरली बुक सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस किए जा रहे हो, पर क्वेश्चंस कर रहे हो चैप्टर वाइज, ठीक है, ऐसा रहेगा। जो फेज 3 जाएगा आपका, अगर मैं बात करता हूं फेज 3 जो जाएगा हमारे पास, फेज 3 जो जाएगा बेटा, फेज 3 हमारे पास जाएगा फेज 2 के बाद, है ना। फेज 3 जो जाएगा हमारे पास, ये फेज 3 क्या होगा, इस फेज 3 में बेटा आपके पास ये बहुत मतलब उस समय पहुंच जाएगा जब आपका नीट में 1 महीना या 15 दिन रह जाएंगे। फेज 3 में क्या हो रहा होगा, जब आप चैप्टर के पेज पलटोगे, नोट्स देखोगे, तो आधी चीजें आपको रिवाइज होती जाएंगी खाली देखने से। उस फेज में आपने क्या करना होता है, अपने जो वीक टॉपिक्स हैं, जहां आप गलतियां बार बार कर रहे हो, उनको आपने करना। आपको अब तक ये चैप्टर के वो टॉपिक पता हो गए होंगे
जैसे जिन्हें आप भूल सकते हो। मैं बताता हूं आपको क्या भूल सकते हो। जैसे मान लो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो, तो लास्ट पेज में जो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं उनके आप डाटा भूल सकते हो। आप टीवी, आईआरवी और इनकी वैल्यूज भूल सकते हो। ये चीज समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों का नर्वस कंट्रोल भूल सकते हो। तो ये वो चीजें होती है जिनको बार बार रिवाइज करना है। पर आप सुबिरिन एंडोडर्मिस में होगा, अगर फेज 3 में भूल रहे हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्लियर? ये चीज समझो, मतलब एंडोडर्मिस में सुबिरिन है, ये नहीं भूलना है आपने। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो आपने 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होती है वो 2 सेल स्टेज में होती है, ये वाली बातें बैठ जानी चाहिए। प्लांट किंगडम में रेड एल्गी नॉन मोटाइल होती है, ये वाली फेज 3 के लिए नहीं है बेटा, ये तो ऑलरेडी है। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो डाटा भूल रहे होगे जो थोड़ा मुश्किल होता है याद करना। ठीक है, एपोमिक्सिस में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो आप, ईयर इकोलॉजी के हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकता है, बायोडाइवर्सिटी का डाटा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो ये वाला फेज होगा। तो जो ये वाला फेज होगा, ये वाला फेज होगा जिसे आप फेज 3 कह रहे हो बेटा, इसमें क्या होगा, 2 दिन में आपकी पूरी पूरी बायो की थ्योरी रिवाइज हुआ करेगी। यहां पे आप क्या करोगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो पेपर के थ्रू रिवाइज कर रहे होगे, आप पेपर रिवाइज कर रहे होगे। यहां पर बेटा बुक वगैरह नहीं बनाना होता फेज 3 में, यहां पे आप क्वेश्चन पेपर बनाए जाओ क्वेश्चंस के थ्रू। हां, पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है फेज 2 और फेज 3 में, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं उन्हें पढ़ना भी है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेज 1 में आपको क्या करना होता है, एकदम थोरोली सब कुछ पढ़ना है टाइम देके। अगर आप फेज 2 और 3 के लिए रेडी होना चाहते हो तो फेज 1 में एकदम सब कुछ झोंक दो अपने आप को, तो हो जाएगा सिलेक्शन। 2 और 3 में भी आपको रिवाइज करते रहना बार बार, पर ये रिवीजन थ्योरी की ज्यादा होगी, आपको फिर उतने क्वेश्चन नहीं बनाने, आपकी थ्योरी देखोगे याद आ जाएगा, करते चले जाओगे। और फिर मैं ये कह रहा हूं फेज 3, फेज 4, फेज 5 ये एक एक दिन में होगा। जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, हम बोल रहे हैं जिनके सिलेक्शन होते हैं, वो हमसे जब बात करते हैं तो यही बताते हैं, सर आखिरी दिन तो हम ऐसा हो जाते हैं कि हम 2 दिन में पूरी बायो, मतलब 11th-12th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री 2-2 दिन में करने लग जाते हैं। मतलब 15 दिन में हमने 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवाइज किया होता है, और डेली फुल सिलेबस टेस्ट लिख रहे हैं। ऐसी चीजें आखिरी के 10-15 दिन, 20 दिन हम करे जा रहे हैं, पार्ट टेस्ट लिख रहे हैं, फुल सिलेबस लिख रहे हैं, टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से होगा आपको ये चीज क्लियर। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, ये गलतियां। अच्छा, अब यहां से हम एक चीज और सोच सकते हैं कि आप गलतियां कौन सी ना करो, मतलब इस 3 महीने में। ये तो बेटा आपकी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी हो गई कैसे करना है। अब यहां से गलतियां कौन सी नहीं करनी, पहला आपने बेटा डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं रखने, फ्रेंड्स को अपने जो भी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना है। दूसरा, इन पीरियड्स में जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो माइंड ब्लॉक की एक प्रॉब्लम होती है। माइंड ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि 2 दिन हो गए आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ रीजन जो भी रहा हो, आपने 2 दिन हो गए कुछ नहीं पढ़ा। इस माइंड ब्लॉक को ये सोच के कि यार ये माइंड ब्लॉक का पीरियड आ गया, निकलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं 2 दिन, और अगले 2 दिन गिल्टी फील करके और नहीं पढ़ते। तो आपको अपना ये माइंड ब्लॉक का जो फेज आएगा, ये सबके साथ आता है। आप जितनी प्लानिंग करोगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे दिन जाते हैं जो माइंड ब्लॉक होता है, आपको उसको कम से कम करना है। जैसे ही माइंड ब्लॉक होने लगे तो आप कहीं पर लिख के रखो अपना टारगेट कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने किसी से प्रॉमिस किया था। वो दिन याद करो जिस दिन आपने नीट का एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, आप कितने मोटिवेटेड थे। जब आप उन दिन को याद करोगे और अपना टारगेट देखोगे, यार इतने क्वेश्चन, इतने चैप्टर बच रहे हैं मेरे पास, इतने दिन है, आप दोबारा से रीजुविनेट और रीमोटिवेट होके पढ़ने लगोगे। तो जैसे ही कभी आपका 1 घंटा 4 घंटा खराब हो तो कहो कि ये, खुद को कहो माइंड ब्लॉक आ गया, मुझे इससे निकलना है। और जैसे ही आप माइंड ब्लॉक से निकलोगे आप दोबारा से पढ़ने लगोगे। क्लियर है ये चीज? और थर्ड बेटा, जो हमें देखा जाता है जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें भी मुझे मिलता है कि वो बच्चे आखिरी के 4-5 दिन में इतने ज्यादा टेंस हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उन्हें रिलैक्स रहना चाहिए। आपको फेज 1 में प्रॉपर अपने आप को टेंशन लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स होके पढ़ो, पर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। फेज 2 और 3 में अपने माइंड को काम रख के प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है, खासकर लास्ट के दिनों में, क्योंकि वो एक टाइम होता है अगर आप डिस्टर्ब रहे तो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में भी खराब होगी। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है? तो बेटा ये वो चीजें थी कि आपको अपना एग्जैक्ट पोजीशन पहचाननी है, एक रिवीजन प्लान के साथ मूव करना है। 3 फेजेस में जाओगे पक्का सिलेक्शन होगा, 3 से 4 भी जा सकते हो, पर पहला फेज आप प्रॉपरली रिवाइज करना। ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाना कि 10 दिन में फेज 1 में ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आप 100 चैप्टर कर रहे हो।
इसका मतलब आप एक दिन में 10 चैप्टर कर रहे हो। इसका मतलब आप 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें 10 चैप्टर कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे और आप समझो क्या 1.6 आवर में आप एक चैप्टर कर रहे हो। और अगर आपसे कोई कहे कि जेनेटिक्स का एक चैप्टर 1.6 आवर में करना है क्वेश्चंस के साथ, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ऐसे अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाने, आपको पहले फेज वाइज जाना है। अगर स्टार्टिंग का फेज अच्छा गया तो आप कर पाओगे। और ऑल द बेस्ट। मैं बेसिकली बेटा लेक्चर का पर्पस अपने बच्चों से जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं एज अ एक्सपीरियंस हम लोग बात करते हैं। तो ये वो मतलब डिटेल है जो मुझे डिस्कस करनी थी। तो हम लोग मिलेंगे फिर से एक नीट टॉक के एक लेक्चर में, जहां पर मैं इस जर्नी में जो 2021 के लिए आपकी जर्नी रहेगी, इसके लिए मैं डिस्कस करूंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने कैसे मूव करना है। और जल्दी फिर एक प्लान के साथ भी आएंगे कि क्या चीज़ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कैसे आपको जल्दी चीज़ों को रिवाइज करवा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्लान के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम और प्लीज़ पढ़ाई करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।